हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं गैस्ट्राइटिस के बारे में। मेरी कोशिश रहती है कि हर बीमारी को मैं एक आम से आम कॉमन लैंग्वेज में आपको समझा सकूं, ताकि हर इंसान अपनी बीमारी को जान सके, उसको समझ सके। तो गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। मतलब जो पेट होता है, स्टमक बोला जाता है पेट, गैस्ट्रिक वर्ड भी जो है पेट के लिए यूज किया जाता है। पेट की जो अंदर वाली जो लाइनिंग होती है ना, अगर उसमें सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसको गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा पेट के बारे में, यानी कि गैस्ट्रिक के बारे में, स्टमक के बारे में बता देती हूँ। वैसे मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्टमक में, फिर भी मैं 1 मिनट के लिए जो ज़रूरी पॉइंट्स है वो बता देती हूँ। गैस्ट्रिक, आपको पता है कि हमारा पेट होता है, ठीक है ना। पेट का मेन काम होता है डाइजेशन का, ठीक है ना, खाने को डाइजेस्ट करने का। पेट जो होता है उसके अंदर वाली जो लेयर होती है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें जो सेल्स होते हैं एक तो टाइटली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और इसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो होती है ग्लैंड्स होते हैं, मतलब ग्रंथियां होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर होते हैं अलग अलग तरह के सेल्स जो अलग अलग तरह के सिक्रीशंस करते हैं। मेन सबको पता है कि हमारा पेट जो है वो एसिड सिक्रेट करता है, HCl बनाता है। तो जो सेल्स होते हैं एसिड को सिक्रेट करते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारा पेट प्रोटीन की डाइजेशन करता है, उसका जो एंजाइम होता है डाइजेशन में हेल्प करता है, पेप्सिनोजन, वो सेल्स भी जो होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो एंजाइम होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब HCl और एसिड की सिक्रीशन मतलब प्रेजेंट होती है तभी ये एक्टिव फॉर्म में आता है, और एसिड के प्रेजेंट होने से, HCl के प्रेजेंट होने से ही ये एक्टिव फॉर्म में आकर प्रोटीन की डाइजेशन करता है। इसके अलावा इस ग्लैंड्स पे वो वाले सेल्स भी होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और जो हमारे एपिथेलियल सेल्स, मतलब जिससे जो सबसे ऊपर और अंदर वाली लेयर में सबसे टॉप पे जो सेल्स होते हैं वो भी म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये जो म्यूकस होता है इसके बीच में बाइकार्बोनेट्स भी होती हैं, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। बाइकार्बोनेट्स एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, और म्यूकस जो है मोटी सी परत, थिक लेयर जो है स्टमक के अंदर वाली, सबसे अंदर वाली परत के ऊपर बना देता है, जिसकी वजह से एसिड जो है स्टमक की लाइनिंग, मतलब पेट की जो लाइनिंग होती है, जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। इसके अलावा हमारे पेट में प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, क्योंकि ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं, और ब्लड के बीच में भी बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट रहते हैं। और जहाँ ब्लड फ्लो अच्छा है वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि मेन ब्लड के थ्रू ही न्यूट्रिशन मिलता है, वेस्ट जो है रिमूव होता है। तो ब्लड के सर्कुलेशन को प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है उसको ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हमारा जो पेट होता है ना, स्टमक में जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें कुछ ग्लैंड्स ऐसे भी होते हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ये हार्मोन्स जो है एसिड को कंट्रोल करते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसको गैस्ट्रिन कहा जाता है। तो ये जो है एसिड बनाने वाले सेल्स को सिग्नल देता है कि आप जो है एसिड सिक्रीट करो, जब हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद। और जब pH लेवल 2 हो जाता है इसके आसपास, तो जो है ये मतलब एसिड बनाने वाले सेल्स को सिग्नल देते हैं कि आप एसिड बनाना बंद कर दो। दूसरा जो हमारा ब्रेन होता है, जो नर्व्स होती हैं, वो भी ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं। एक केमिकल्स ऐसा होता है जैसे जो उसको बोलता है कि आप एसिड सिक्रीट करो, एक्साइट करता है, और एक होता है इनहिबिटरी फैक्टर, मतलब जो उसको बोलता है कि अब एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप एसिड सिक्रीट करना बंद कर दो। तो इस तरह से हमारी जो नर्व्स होती है, जो ब्रेन है, वो केमिकल्स रिलीज करता है जिससे एसिड को कितना सिक्रीट होना कितना नहीं उसको कंट्रोल करते हैं केमिकल, जैसे कि हिस्टामिन होता है, एसिटाइलकोलिन होता है। तो ये था एक बार बेसिक, ठीक है, कि स्टमक में सेल्स है वो अलग अलग तरह की सिक्रीशंस करते हैं, और कौन सी सिक्रीशन हेल्प करती है वो मैंने आपको बता दिया। जैसे म्यूकस है, बाइकार्बोनेट्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ब्लड फ्लो है, ये सारे जो है एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि जो स्टमक के जो सेल्स होते हैं, जो एपिथेलियल सबसे ऊपर सेल्स होते हैं, वो कितने जो है रीजनरेट होते हैं, दोबारा नए सेल्स जो है बनते हैं, उसकी कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि पेट के सेल्स जो है हर तीसरे 5वें दिन चेंज होते हैं, नए सेल्स
जो है उसमें बनते रहते हैं, प्रोलिफरेशन होती रहती है क्योंकि स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं गैस्ट्रिक के ऊपर, गैस्ट्राइटिस के ऊपर, सॉरी, है ना। गैस्ट्राइटिस मैंने आपको बता दिया है कि लाइनिंग की, जो स्टमक की अंदर की लाइनिंग है, जब उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको गैस्ट्राइटिस कहा जाता है, ठीक है ना। इन्फ्लामेशन मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी पेट का जैसे अंदर वाली लाइनिंग है वहाँ पर कोई इरिटेशन होती है, कोई डैमेज होता है, कोई डिस्ट्रक्शन होता है, कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, तो हमारी बॉडी का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, वो एक्टिव होता है, वो अपना फंक्शन जो है काम करना स्टार्ट कर देता है। चाहे वो डैमेज हो, चाहे वो कोई बैक्टीरिया की वजह से हो, तो उसके अकॉर्डिंग केमिकल सिग्नल्स मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो काम करता है। अब गैस्ट्राइटिस का जो कॉमन, जो बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि जैसे मेडिसिन्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, इबुप्रोफिन है, एस्पिरिन है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, रेडिएशन थेरेपी किसी ने करवाई है, कभी कोई स्ट्रेस हो गया, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो एसिडिटी को बढ़ा देता है, एसिड सिक्रीशन को बढ़ाकर एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। और स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वो इरिटेट करते हैं स्टमक की लाइनिंग को। ऐसे ही मेडिसिन्स भी इरिटेट करती हैं स्टमक की लाइनिंग को। और सबसे जो कॉमन कारण होता है गैस्ट्राइटिस का वो होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन और मेडिसिन्स। मेन बेसिकली ज़्यादा कॉमन जो है ये दो कारण ही होते हैं जो कि लंबे समय तक जो है गैस्ट्रिक में इन्फ्लामेशन करते हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, क्रॉन्स डिसीज होता है जो कि इन्फ्लामेशन करता है, सूजन करता है स्टमक के अंदर, पेट के अंदर। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कोई मेडिसिन खाते हैं आप, कोई वो जो स्टमक के सेल्स है उसको इरिटेट करती है, तो डायरेक्ट इरिटेट करती हैं, या फिर जैसे मेडिसिन जो होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम कर देती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेट में प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो भी जो है कम हो जाता है। ब्लड फ्लो, पेट के जो सेल्स है उसके आसपास का जो एरिया, उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो बाइकार्बोनेट्स कम हो जाएंगे, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला फैक्टर जो है वो कम हो जाता है, और फिर एसिड जो है थोड़ा बहुत जो है उसके ऊपर डैमेज करना स्टार्ट करता है। या फिर जो ये मेडिसिन से डायरेक्ट इरिटेट करती है, डायरेक्ट सेल को डैमेज करती हैं, उसकी लेयर को। तो इसमें जब कोई भी सेल जब डैमेज होना स्टार्ट होता है, कोई डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होता है, इरिटेट होना स्टार्ट होता है, तो हमारा वो ये है कि इन्फ्लामेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लामेशन में बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो ब्लड है, ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो उस एरिया में आएंगे, वहाँ पर इकट्ठे होंगे, तभी उस डैमेज को ठीक कर पाएंगे। तो जब केमिकल मिलता है कि हाँ सेल इरिटेट हुआ है, सेल डैमेज हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए तो हमारी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। वो इसलिए होती है, सिकुड़ती है, ताकि ब्लड जो है उसमें कम फ्लो होगा, क्योंकि वो इकट्ठी हो जाती है, सिकुड़ जाती है ब्लड वेसल, जिससे कि जो ब्लीडिंग है वो ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद जो है केमिकल्स के, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप केमिकल रिलीज होते हैं, सेल्स जो है या फिर जहाँ टिश्यू इंजरी हुई है वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप केमिकल रिलीज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है स्टेप बाय स्टेप बॉडी का प्रोसेस चलता है। उसके बाद ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाती है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है, ब्लड फ्लो, क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तभी तो जल्दी से जल्दी रिपेयर होगी, जल्दी से जल्दी बॉडी उसको ठीक कर पाएगी, क्योंकि सेल्स तो ब्लड में प्रेजेंट है। तो ब्लड में से निकल के जो लिक्विड है और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स उसमें होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो सब जो निकल के बाहर जो है इंटरस्टिशियम में इकट्ठे हो जाते हैं, जो सेल के बाहर वाली जगह होती है ब्लड वेसल्स की। अब ये सेल्स उस एरिया तक पहुंचकर वहाँ पर जो है रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन में होता है ना रेडनेस, क्योंकि खून वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, स्वेलिंग, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लड जो निकल के वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है तो स्वेलिंग होती है, पेन, क्योंकि जो केमिकल रिलीज होता है उसकी वजह से पेन की सेंसेशन होती है, ब्लड इकट्ठा हो तो वहाँ पे हीट इंक्रीज हो जाती है, बर्निंग हो जाती है, सेल डैमेज हुआ है, जहाँ पे हार्म हुआ है, इरिटेट हुआ है, जो सेल नेचुरल सी बात है नॉर्मल फंक्शन तो करेगा नहीं, क्योंकि वो इरिटेट हो रखा है ऑलरेडी। तो ये लक्षण जो है मेन एक्यूट इन्फ्लामेशन में जब शुरुआत होती है, शुरुआत में इसको एक्यूट बोला जाता है, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लामेशन एकदम से स्टार्ट होती है और थोड़ी ही टाइम के लिए रहती है और फिर बंद हो जाती है, मतलब ये अपना हीलिंग रिपेयर साथ ही साथ ठीक हो जाता है। जो टिश्यू जितना डैमेज हुआ था उतना ही सेम का सेम जो है न्यू बन जाता है, कोई स्कार नहीं होता, इसमें कोई फाइब्रोसिस नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, सेम जैसा था पहले सेम वैसा ही बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है एक्यूट, एक्यूट जो थोड़े टाइम के लिए रहता है। अब मान लीजिए कि अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, ठीक है, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई, मतलब
एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से अगर सूजन शुरुआत होती है तो ये हमेशा ज़्यादातर केसेस में क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है, लंबे समय तक जो है इन्फ्लामेशन जो है बनी रहती है। अब मान लीजिए एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, ठीक है, इसमें होता क्या है, क्योंकि एसिडिटी होती है, पेट में एसिड जो है ज़्यादा होता है, तो कोई भी बैक्टीरिया जो है वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाता। मोस्टली पेट में एसिड सिक्रीशन की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये चालाक होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर यूरिएस होता है, ठीक है, ये क्योंकि स्टमक के अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है, ये यूरिया को कन्वर्ट कर देता है ये एंजाइम अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जो अमोनिया होता है वो बाइकार्बोनेट्स की तरह काम करता है, एसिडिक को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये बैक्टीरिया जो होता है एच पाइलोरी, ये कॉन्टिन्यूसली जो है अमोनिया की फॉर्मेशन करता रहता है और अपने आसपास एक ऐसा इन्वायरमेंट बना लेता है जिसकी वजह से कि आराम से ग्रो कर पाता है। तो ये क्या करता है, ये इन्वायरमेंट बना लिया इसने, अमोनिया रिलीज किया, उसकी वजह से इतने आसपास अपना एक प्रोटेक्टिव कवर बना लिया, ठीक है। और ये क्या करता है, धीरे धीरे करके जो है एपिथेलियल मतलब म्यूकस लेयर को क्रॉस करके जो एपिथेलियल के सेल है वहाँ पर अटैच हो जाता है, उसके साथ चिपक जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है। और जब ये सेल्स के साथ जुड़ता है तो 1 से 2, 2 से 4 बनना शुरू हो जाता है। मल्टीप्लाई तो करेगा, अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। और जितना ये बार बार मल्टीप्लाई होता है, इंक्रीज करता है अपने आप को, वैसे ही ये जो है टॉक्सिन्स रिलीज करता है। ये टॉक्सिन्स जो है सेल के अंदर जाते हैं लेयर के और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्योंकि सेल्स टाइटली अटैच थे पहले, लेकिन अब ये टाइटली अटैच नहीं रहते। जो बीच में गैप है, जो जंक्शन है, उसमें गैप बना देता है जो, क्योंकि पहले गैप नहीं थे, सेल टाइटली एक दूसरे के साथ अटैच थे। अब ये क्या करता है, वो गैप बना देता है, वो लूज कर देता है उन सेल्स को, सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। और ये जो होता है एच पाइलोरी, ठीक है, अब ये क्या लंबे समय तक बना रहता है। अब पहले थी एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्चुअली क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन में अलग तरह के सेल होते हैं और जब ये प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाती है तो उसमें अलग तरह के सेल्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है, शुरुआत हुई, गैस्ट्राइटिस हुआ, तो उसमें मेन सेल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स। आपने देखा होगा कि ब्लड टेस्ट जब भी हम करवाते हैं तो उस पर WBC वाइट ब्लड सेल चेक किए जाते हैं कि कितने हैं। और WBC में भी आगे वैरायटी होती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, इयोसाइनोफिल्स है ना। तो ये सेल से पता चलता है कि आपके पेट में क्रॉनिक इन्फेक्शन है या फिर एक्यूट इन्फेक्शन है, मतलब इन्फेक्शन थोड़ी टाइम से हुआ है, ज़्यादा टाइम से हुआ है, ये WBC की डिटेल से चेक किया जाता है। और जो एक्यूट इन्फ्लामेशन के सेल्स होते हैं उनका खुद का लाइफ स्पैन जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 डे होता है, मतलब हाफ डे या 1 डे, मतलब आधे दिन के बाद या 1 दिन के बाद वो खुद डेड हो जाते हैं, फिर नए सेल्स आते हैं, वो भी उसको रिमूव करते हैं। ये प्रोसेस तो अगर बॉडी में नॉर्मली चलता रहता है। लेकिन जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है ना, मतलब जब ये सूजन लंबे समय तक बनी रहती है, उसमें जो सेल्स मतलब मेन रोल प्ले करते हैं, है ना, इन्फ्लामेशन में, उनका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है, महीनों से लेके सालों तक वो मतलब डेड नहीं होते। तो इसलिए क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में सेल्स चेंज हो जाते हैं। जैसे WBC में आप टेस्ट करवाते हैं, उसमें लिम्फोसाइट्स और जो मोनोसाइट्स है वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि न्यूट्रोफिल्स तो कुछ कर नहीं पाए। जो सबसे पहले जो सेल्स आए थे ब्लड में से, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन की शुरुआत हुई थी, वो सेल्स बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, उल्टा बैक्टीरिया उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि ये एच पाइलोरी बहुत तरह के जो टॉक्सिन्स रिलीज करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है, तो इसलिए एक्यूट इन्फ्लामेशन वाले सेल्स नहीं कर पाए। तो अब जो है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन वाले जो स्ट्रॉन्ग सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजिस और दूसरे सेल्स जो हैं, वो उस एरिया में आते हैं इस बैक्टीरिया को बॉडी में से निकालने के लिए। और हमारा पेट में जब ये बैक्टीरिया ग्रो करता है तो हमारा पेट भी तो सिग्नल देता है कि एसिड ज़्यादा बनाओ ताकि हम इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सके, तो एसिड की सिक्रीशन भी ज़्यादा होगी। अब क्या होगा, अब एसिड की सिक्रीशन भी ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी जो ये बैक्टीरिया है ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया एक सेल डैमेज किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सेल्स जो है डेड होने शुरू हो गए। और जब सेल्स डेड होंगे, नेचुरल सी बात है कि वो गिरेंगे भी, झड़ेंगे भी। जैसे स्किन के सेल्स होते हैं ऊपर से जो डेड हो जाते हैं, गिरते हैं ना, तो ऐसे पेट के सेल्स जब डेड हो जाएंगे तो वो भी तो उतरेंगे ना वहाँ से। और जो सेल्स डेड हुए तो पेट तो कोशिश कर रहा है कि नए सेल्स में बनाऊँ, फटाफट से रीजनरेशन स्टार्ट कर रहा है
कि उतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से वो बैक्टीरिया सेल को डेड कर रहा है, उतनी ही स्पीड से जो पेट है वो भी कोशिश कर रहा है कि नए सेल्स बनाओ। बट ये बैक्टीरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये केमिकल रिलीज नहीं करता। एक टॉक्सिन रिलीज किया, उसने सेल की मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय किया, सेल के गैप्स को डिस्ट्रॉय किया, अब ये और केमिकल रिलीज करता है। ये क्या करता है कि केमिकल रिलीज करता है, सेल्स की अपोप्टोसिस करवाता है। अपोप्टोसिस क्या होता है? सेल डेथ, सेल को मारता है। मतलब हमारे शरीर में क्या होता है, डेली करोड़ों सेल्स बनते हैं और करोड़ों सेल्स जो है डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन जो हमारी बॉडी में डेली पता नहीं कितने सेल्स जब डेड होते हैं, बॉडी उसको रिमूव करती है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, क्योंकि वो एक प्रोग्राम होता है कि हाँ इनको डेड होना है, पता है डेड होना है। जैसे कोई सुसाइड करता है, चुपचाप जाता है कमरे में सुसाइड कर लेता है, मर जाता है बस, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे सेल्स हैं, उनको पता है कि हमारा काम खत्म हो गया, हमें डेड होना है। तो ये जो है, जो बैक्टीरिया है वो ऐसा केमिकल डिस्ट्रॉय करता है कि सेल डेथ हो जाती है, अपोप्टोसिस करवाता है। एक तो ये खुद केमिकल्स रिलीज करके सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, दूसरा ऐसे केमिकल रिलीज करवा रहा है कि सेल अपने आप ही जो है डेड हो रहे हैं। और एक होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है कोई जब सेल मर रहा होता है तो वो शोर मचाता है कि ये बैक्टीरिया मुझे मार रहा है तो मुझे बचाओ। तो ये वाले टॉक्सिन्स भी रिलीज कर रहे हैं, तभी तो इन्फ्लेमेशन आसपास स्टार्ट हो रही है। बट इसकी सेल को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता ज़्यादा है, हमारी बॉडी के नए सेल्स को रीजनरेट करने की कैपेसिटी कम है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। ब्लड फ्लो जो है कम होना स्टार्ट हो रहा है ब्लड में इस इन्फेक्शन की वजह से। तो अब क्या होगा, अब जो पेट नए सेल्स को बना रहा है वो मैच्योर नहीं है, मतलब वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, पूरे ग्रो ही नहीं हुए, क्योंकि वो स्पीड में फटाफट से बना रहा है, उसको फटाफट ज़रूरत है उसको पेट को रिपेयर करने के लिए, तो वो इमैच्योर सेल्स जो है बनते हैं, मतलब प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। अब ये जो इमैच्योर सेल्स बनेंगे, इसमें भी तो ग्लैंड्स होंगे, नेचुरल सी बात है कि म्यूकस मेम्ब्रेन में ग्लैंड्स हैं, सेल्स हैं, सेल्स जो है सिक्रीशंस कर रहे हैं, धीरे धीरे करके इनके सिक्रीशन के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले एपिथेलियल सेल्स है वो म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन सेल्स डैमेज हो गए, म्यूकस सिक्रीट नहीं होगा, तो उतना एरिया जो है वहां पर म्यूकस जो है लेयर जो है कम हो जाएगी, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट्स कम हो जाएंगे, ब्लड फ्लो कम है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो जाएंगे। तो अब जो एसिड, क्योंकि एसिड तो ज्यादा, पेट तो सिग्नल दे रहा है एसिड ज्यादा बनाओ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, नॉर्मल से भी ज्यादा बना रहे हैं, तो अब वो एसिड इस जगह पर आ जाता है जहां पर ये म्यूकस लेयर कम है, वहां पर एसिड होगा तो वो इसको और ज्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि अगर हमारे ऊपर कोई चोट लगी है, स्किन पे कट लगा है, उस पर हम नमक मिर्च लगा देंगे तो वो चोट लेट ठीक होगी, जल्दी ठीक होगी, लेट ही ठीक होगी ना। उल्टा जो हीलिंग हो रही थी वो ज्यादा लेट हो जाएगी, जो रिपेयर हो रही थी, जो वो ठीक हो रहा था। अब सेम प्रोसेस ऐसे पेट में होता है, जब एसिड ज्यादा होता है तो इस एरिया में आकर एसिड इरिटेशन को और इंक्रीज कर देता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होते हैं, पता है सबको कि एंटीबॉडीज, जैसे हमारा कोई बॉडी में कोई बैक्टीरिया है, क्योंकि H. पाइलोरी आज एंटर नहीं हुआ बॉडी में कि आज एंटर हुआ तो आपको आज के एस्ट्राइटिस हो गई, नहीं, ये बचपन से प्रेजेंट है आपके पेट में। बचपन में कोई इन्फेक्शन हुआ, मतलब H. पाइलोरी है जो 80% पेशेंट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन सबको सिम्टम्स नहीं आते, सबको तो लक्षण नहीं आते, हर कोई तो बीमार नहीं होता ना। तो ये H. पाइलोरी ऑलरेडी बचपन से आपकी बॉडी में प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट भी रहेगा, ये हमेशा प्रेजेंट भी रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने एंटीबायोटिक खा लिया तो ये जड़ से खत्म हो गया, चलो जी अब जिंदगी भर H. पाइलोरी नहीं है, खत्म हो गया, नहीं, ये पेट में पड़ा रहेगा, लेकिन इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म में डिफरेंस है दोनों में। क्योंकि प्रेजेंट तो ये बचपन से ही था पेट में, लेकिन जैसे जैसे एज इंक्रीज होती रहती है तो एक तो हमारा जो पेट है उसकी लाइनिंग की जो सेल्स की ग्रोथ की कैपेसिटी कम हो जाती है, लेयर भी थोड़ी थिन हो जाती है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एज के अकॉर्डिंग जो है ब्लड सर्कुलेशन, मतलब इन सारे फैक्टर्स पे इफेक्ट आता है। या फिर आपका लाइफस्टाइल है, आपका जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है कि ये कब सिम्टम्स देगा कब नहीं देगा। और इसमें अब क्या होगा, अब हुआ कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जो H. पाइलोरी के एंटीजन क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो वो एंटीजन हो गया, और एंटीबॉडीज जो उसको खत्म करेगा, जो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं। तो H. पाइलोरी के खिलाफ भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, वो आते हैं उसके टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके साथ
पहले ये उसके, जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने कोई टॉक्सिन रिलीज किया, कोई हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज किया जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, तो उसके आसपास एंटीबॉडीज आकर उसको कवर कर लेते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और बंद कर लेते हैं कवरिंग पे, और फिर ये जो एंटीजन है ये सेल्स को दे देते हैं, तो खा ले अब इसको। लेकिन ये ऐसा टॉक्सिन रिलीज करता है कि एंटीबॉडीज इसके ऊपर अटैच ही नहीं हो पाते। जो टॉक्सिन से रिलीज करता है उसके साथ जो हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज है वो अटैच ही नहीं हो पाते, वो उसको अटैच ही नहीं होने देता। जब अटैच ही नहीं होगा तो उसको डिस्ट्रॉय कैसे करेगी हमारी बॉडी। तो और ये क्या करते हैं, केमिकल्स में ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम, जो हमारे सेल्स है, वो फंक्शन ही नहीं कर पाते, उसके काम को वो करने ही नहीं देता। तो धीरे धीरे करके ये इंक्रीज होता रहता है, स्प्रेड होता रहता है। अब धीरे धीरे करके ये फर्स्ट लेयर थी ऊपर, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन की फर्स्ट परत है, उसके ऊपर फिर सेकंड, थर्ड, ये मतलब आगे वाली लेयर्स तक फिर धीरे धीरे करके स्प्रेड होगा। और ये ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े से एरिया को अफेक्ट करे, थोड़े से एरिया में सूजन हो, धीरे धीरे करके फिर ये पूरे पेट में भी स्प्रेड हो सकता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, जैसे मैंने इनको बताया। क्योंकि पेप्टिक अल्सर, जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, ड्यूडेनल अल्सर होते हैं, जो पेट में अल्सर्स होते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें जो अल्सर्स होते हैं, उसका भी सबसे ज़्यादा कॉमन कारण जो होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन ही होता है। और मैंने बताया था कि एच पाइलोरी इतना चालाक होता है कि जहाँ पर एसिड कम होता है ये वहाँ पर अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है। इसीलिए एच पाइलोरी जो इन्फेक्शन होता है वो जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक, हमारा जो पेट जहाँ जुड़ रहे होते हैं, नीचे का पाइलोरस वाला एरिया होता है, वहाँ पर ग्रोथ स्टार्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर एसिड सबसे कम होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये मल्टीप्लाई होता है, इंक्रीज होता है, वो पूरे पेट में जो है मतलब फैल सकता है। ठीक है ना। अब इसने जो है इन्फ्लेमेशन ज़्यादा कर दी, ठीक है ना। अब ब्लड, क्योंकि नीचे वाली लेयर में ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है, तो ब्लड वेसल्स को भी रप्चर करेगा, ब्लीडिंग भी कर सकता है, ब्लीडिंग होगी क्योंकि ये एच पाइलोरी जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा, हमारा इम्यून सिस्टम इसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो ब्लीडिंग भी होगी, ब्लड वेसल्स भी रप्चर होंगी। लेकिन साइड बाय साइड हीलिंग भी स्टार्ट करता है। क्रॉनिक जो इन्फ्लेमेशन होती है हमारी बॉडी, उसका काम होता है हीलिंग का भी, लेकिन हीलिंग उतनी फास्ट नहीं कर पाता, फाइबर्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब इसमें फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, फाइबर्स जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। फाइब्रोसिस जहाँ पे होगी उतना एरिया जो है परमानेंटली जो है काम नहीं करता, वहाँ पे स्ट्रेचिंग हो जाती है, वो एरिया थिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है। अब इसमें मेन जो आएगा उसमें क्या होगा, अगर ये प्रॉब्लम वर्स होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, अब क्या होगा कि ग्लैंड्स में जो सेल्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि पेट के बीच में ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स के बीच में सेल्स हैं, सेल्स की सिक्रीशन नहीं होगी, सेल्स ना म्यूकस बनाएंगे, ना बाइकार्बोनेट्स बनाएंगे। ठीक है। और जो हार्मोन्स बनाते हैं जो और सेल्स से, जो गैस्ट्रिन को सिक्रीट करते हैं, तो उन सारे सेल्स पे इफेक्ट आ जाएगा, तो सबकी सिक्रीशन पे ही फर्क आएगा। शुरुआत में जैसे एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ तो पेट ने सिग्नल दिया एसिड ज़्यादा बनाओ, उस टाइम तो एसिड ज़्यादा बन गया, लेकिन धीरे धीरे करके इस इन्फेक्शन ने धीरे धीरे करके ग्लैंड्स को, सारे सेल्स को अफेक्ट कर दिया, तो सेल्स जो है प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ना म्यूकस की, ना बाइकार्बोनेट्स की, ना ही एसिड की, ना ही पेप्सिन की, जितनी सिक्रीशन होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही ना, तो सेल्स क्या है अपना साइज धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, एट्रोफी हो जाएगी। पहला तो एक चीज़ तो ये होती है कि जब एसिड पेट के जो सेल्स हैं वो सिक्रीशंस नहीं करते तो क्या होता है, लंबे समय तक अगर ऐसा होगा तो जो पेट में जो सेल्स होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, वो अपने आप को चेंज कर लेंगे, अपने आप को कन्वर्ट कर देंगे वो वाले सेल्स में जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो छोटी आंत में प्रेजेंट होते हैं, जिसको मेटाप्लेजिया कहा जाता है। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई सेल, अब मान लीजिए कि पेट के सेल्स इस तरह से बने हुए थे कि पेट में ज़्यादा एसिड होता था, तो वो वाले सेल्स उसके अकॉर्डिंग बने थे कि ज़्यादा एसिड होगा तो ज़्यादा म्यूकस की सिक्रीशन करनी पड़ेगी, तो उसका मेन फंक्शन होता था पेट के सेल्स का। लेकिन अब ना तो म्यूकस सिक्रीशन हो रही है, ना एसिड सिक्रीशन हो रही है, तो सेल्स तो मतलब जिस काम के लिए वो सेल्स बने थे वो काम तो अब रहा नहीं। तो ये सेल्स जो है, जो नए सेल्स बनाते हैं, क्योंकि स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं लाइनिंग में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल्स के बीच में स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो अपनी रीप्रोग्रामिंग करते हैं।
तो बोलते हैं कि अब ना तो एसिड है ना म्यूकस की जरूरत है, तो सेल्स क्या करेंगे लंबे समय तक। जब ऐसा होगा तो वो सेल्स चेंज कर लेते हैं अपने आप को। तो जो इंटेस्टाइन में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में प्रेजेंट होते हैं, वो वाले सेल्स यहाँ बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में तो एसिड नहीं होता, उसके सेल्स उसके अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। तो अब ये स्टमक भी जो है अपने सेल्स को कन्वर्ट कर लेता है और मेटाप्लेजिया यहाँ पर हो जाता है। पेट में वो वाले सेल्स बन जाते हैं जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। शुरुआत में ये कंडीशन रिवर्सिबल है, वापस जो है स्टमक अपना नॉर्मल पोजीशन में आ सकता है। लेकिन अगर फिर भी ये कंडीशन बनी हुई है तो ये कैंसर होने का सबसे कॉमन कारण होता है। क्योंकि मेटाप्लेजिया में क्या है, मेटाप्लेजिया में अभी जो सेल्स बन रहे हैं वो नॉर्मल, मतलब उनकी शेप प्रॉपर है, उनका साइज प्रॉपर है और एक वो सीरीज में बन रहे हैं, एक रेगुलर पैटर्न में बनते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो सेल्स है ये पैटर्न में नहीं बनते हैं, मतलब अभी तो रेगुलर पैटर्न में बन रहे हैं, एक सीरीज में बन रहे हैं, उसके बाद ये डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे। मतलब कोई भी सीरीज जो है ऐसा नहीं कि एक सेल जो सारे एक साइज के, कोई बड़ा बनेगा कोई छोटा बनेगा, धीरे धीरे करके ये सेल्स की ग्रोथ जो है वो चेंज हो जाएगी और ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसमें एट्रोफी हो जाती है क्योंकि जो सेल्स है वो अपना साइज सेल्स का साइज जो है वो कम हो जाता है। एट्रोफी उसी को बोला जाता है जब कोई सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता लंबे समय तक, या कोई सेल जो काम ही नहीं कर रहा कोई लंबे समय तक, या ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। ब्लड का सर्कुलेशन एक नेचुरल सी बात है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, वेस्ट कहाँ से रिमूव होगा। तो वो सेल्स जो नॉर्मल फंक्शन मतलब करना बंद कर देते हैं धीरे धीरे करके, तो इसी को एट्रोफी कहा जाता है। फिर वही है कि इसके सिम्टम्स जो हैं, जितने ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होगी लक्षण फिर उतने ही उसके हिसाब से भी बढ़ते रहते हैं, ज़्यादा सिम्टम्स जो है ज़्यादा आते हैं। और इसमें जो होता है, जैसे मैंने बताया था कि जो सेल्स एसिड सीक्रेट करते हैं वही सेल्स एक फैक्टर भी रिलीज करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि विटामिन B12 की एब्सॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन B12 से जो है रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, लाल रंग के जो सेल्स होते हैं खून में प्रेजेंट होते हैं वो बनते हैं। अब जब ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और वो अपना काम प्रॉपर से नहीं कर रहे, तो एसिड नहीं सिक्रेट करे तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रेट नहीं करेंगे। जब ये फैक्टर सिक्रेट नहीं होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो एनीमिया तो होगा ही, और हाँ ब्लीडिंग की वजह से भी तो एनीमिया होगा। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, H पाइलोरी ज़्यादा वो ब्लड वेसल्स को डैमेज कर रहा है, उसको रप्चर कर रहा है, तो ब्लीडिंग तो यहाँ पर भी होगी। अब वो चाहे ब्लीडिंग जो है, ब्लड जो है वॉमिटिंग के थ्रू मुंह से आता है, वॉमिटिंग में आता है ब्लड, ठीक है। अब इसमें एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होता है। अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जैसा कि पर्नीशियस एनीमिया में होता है, उसमें जो एंटीबॉडीज होते हैं वो उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो एसिड बनाते हैं। जो एसिड बनाते हैं उन सेल्स को एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करते हैं, और यही सेल्स जो है इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं, जो मैं ऑलरेडी अभी आपको बताया है कि विटामिन B12 की एब्सॉर्प्शन नहीं होगी और एनीमिया होगा। इसमें एसिड कम होगा, पेट में एसिड कम होगा या होगा ही नहीं, डिपेंड करता है कि एंटीबॉडीज ने कितने सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसमें एंटीबॉडीज अपने ही पेट के सेल्स को एंटीजन समझ लेती हैं, उसको हार्मफुल समझ लेती है कि ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो एंटीबॉडीज अपने ही पेट में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, है ना। तो धीरे धीरे करके जो पैराइटल सेल्स है जो एसिड बनाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, धीरे धीरे करके एसिड की सिक्रीशन कम होती है और एसिड की सिक्रीशन मतलब होती ही नहीं। और इसी को पर्नीशियस एनीमिया में यही चीज़ होती है, ये सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो फैक्टर बनता ही नहीं और विटामिन B12 की एब्सॉर्प्शन होती नहीं, और एनीमिया जो है, जो ब्लड की कमी होती है, जो खून की कमी होती है, वो बनी रहती है। सिम्टम्स इसमें क्या होंगे, देखो गैस्ट्राइटिस ऐसा नहीं कि आज ही पेट में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हुई है, आज ही गैस्ट्राइटिस स्टार्ट हुआ है तो आज ही लक्षण आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट में गैस्ट्राइटिस पॉजिटिव होता है लेकिन सिम्टम कोई भी नहीं आता, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी उसको खुद ब खुद मैनेज करना स्टार्ट कर देती है।
बाकी सिम्टम्स आना ना आना वो भी डिपेंड करता है अपने सबके बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसको कितने सिम्टम्स आएंगे। बट फिर भी जो कॉमनली सिम्टम्स आते हैं वो यही है कि पेट में सूजन है तो पेट में दर्द होगा, जलन टाइप होगा, कुछ भी खाने के बाद जलन होगी, और नॉजिया, वॉमिटिंग का मन, वॉमिटिंग, क्योंकि पेट में सूजन है तो नेचुरल सी बात है कि गैस में जो खाना है वो लेट डाइजेस्ट होगा, पेट में ब्लोटिंग होगी, पेट फूलेगा, पेट भारी लगेगा, थोड़ा सा खाने के बाद ऐसे लगेगा पेट भर गया, क्योंकि खाना, पेट में सूजन है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेशन इशू होगा, तो फिर वेट लॉस की प्रॉब्लम भी आएगी, शरीर में थकावट रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन ही क्रॉनिक है तो फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, एनीमिया होगा, खून की कमी होगी, और अगर इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से बुखार भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, चिल्स भी हो सकते हैं। और अगर जैसे मैंने बताया कि क्रॉनिक में जैसे अब सिक्रीशंस कम है तो नेचुरल सी बात है कि पेट जो है, जैसे पहले खाना खाते 3-4 घंटे में खाली हो जाता है, पेट में खाना डाइजेस्ट हुआ और 3-4 घंटे में पेट खाली हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिक्रीशंस तो है नहीं प्रॉपर, एसिड व म्यूकस सिक्रीशंस सारी इम्पेयर्ड हो गई है, तो गैस्ट्रिक जो है मतलब पेट जो है वो लेट खाली होगा, पेट जो है भरा ही रहेगा लंबे समय तक। इसमें रिफ्लक्स वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि पेट में सूजन है तो वहाँ की मसल्स जो हैं वो धीरे धीरे करके वीक होगी, तो उसका इफेक्ट जो है ऊपर फूड पाइप के ऊपर, इसोफेगस के ऊपर भी आ सकता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। रिफ्लक्स डिसीज, उसमें खाने के कंटेंट्स जो है ऊपर खाने वाली पाइप में आते हैं, तो चेस्ट के बीच में वो ये है कि जलन हो सकती है, खट्टे डकार आ सकते हैं। और पेट के साथ मैंने बताया था कि जो एच पाइलोरी है, मोस्टली पाइलोरस में, तो पेट का सबसे निचला हिस्सा होता है, क्योंकि वहाँ एसिड सबसे कम है, तो सबसे पहले अपनी ग्रोथ वहीं पर स्टार्ट करता है, तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यही गैस्ट्राइटिस, जैसे अल्सर भी बन सकता है, या पहले अल्सर हो सकते हैं बाद में गैस्ट्राइटिस, पहले गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है बाद में अल्सर, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि खाना जो है वो लेट डाइजेस्ट होगा, फर्स्ट पार्ट में अगर इंटेस्टाइन में गैस्ट्राइटिस की वजह से वहाँ से वो ड्यूडेनम में स्प्रेड हो जाता है, तो फिर पेट के निचले हिस्से में भी दर्द हो सकता है। और फिर जितना जितना प्रॉब्लम सीवियर होती रहेगी उससे रिलेटेड जो है लक्षण बॉडी में आते रहते हैं। और अब इसमें टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं, जैसे ये एक्सरे है, बेरियम मेल है, एंडोस्कोपी है, लेकिन इसमें वही है कि अगर हम सिंपली अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में तो गैस्ट्राइटिस का पता नहीं चलता, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में सिर्फ ऑर्गन्स है, जैसे लीवर है, किडनी, उनको पता चलता है। इसमें जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है वो मोस्टली स्मोकिंग, अल्कोहल और मेडिसिन की वजह से ही होता है, और वो कॉमनली ठीक हो जाता है अगर आप उसको परहेज करते हैं तो। जो क्रॉनिक होता है वो मोस्टली एच पाइलोरी या फिर मेडिसिन, अगर मान लो कि मेडिसिन की वजह से गैस्ट्राइटिस हुआ है लेकिन फिर भी पर्सन मेडिसिन को खाता ही रहेगा, तो वो एक्यूट प्रॉब्लम जो थोड़े टाइम की थी वो क्रॉनिक बन जाएगी लंबे समय तक। और एच पाइलोरी होता है, ये भी क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, और ऐसे ऑटोइम्यून हो गया तो ये भी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये था गैस्ट्राइटिस। और इसका जो है गैस्ट्राइटिस में अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो सबसे कॉम्प्लिकेशंस यही है कि ये अल्सर्स भी बन सकता है, कैंसर भी हो सकता है, परफोरेशन भी हो सकती है आगे जाके अगर स्प्रेड होता है। क्रॉन्स डिजीज में भी गैस्ट्राइटिस होता है, बट ज़्यादातर वो इंटेस्टाइन से शुरू होता है, बड़ी आंत से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके स्प्रेड होता है। वैसे क्रॉन्स डिजीज भी मुंह से लेके एनस रीजन तक कहीं पर भी हो सकता है, वो भी गैस्ट्राइटिस का एक कारण हो सकता है। स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस में हमेशा ही, चाहे वो जैसे पेशेंट डिप्रेशन में रहता है, नेगेटिव सोचता है, वो स्ट्रेस हो, या फिर कभी कोई चोट लग गई, कोई ऑपरेशन करवाना पड़ गया, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी स्ट्रेस हो, चाहे दर्द है, दर्द में भी स्ट्रेस होता है, उसमें भी एसिड की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो स्ट्रेस है चाहे किसी भी कारण से हो, हम दर्द में है, पेन में है, तो सारे फैक्टर्स जो है एसिड को इंक्रीज करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को गैस्ट्राइटिस है तो एक लक्षण, एक ही कारण होगा उसमें, ऐसा भी हो सकता है मल्टीपल कारण हो, मेडिसिन भी लेता हो, एच पाइलोरी भी हो, स्मोकिंग भी हो, अल्कोहल भी हो, स्ट्रेस भी हो, सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई सिंगल फैक्टर भी हो सकता है, वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। तो फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है गैस्ट्राइटिस को लेकर, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी एक वीडियो में अगर सारा समझाने की कोशिश करें तो नहीं हो पाता, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट रह ही जाता है, कुछ ना कुछ क्वेरीज होती ही हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक प्रॉब्लम के बारे में बताया, लेकिन जिसको प्रॉब्लम होती है उसकी अगर पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री देखें तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं।
तो और बहुत सारे रीजंस आते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बॉडी में दूसरी प्रॉब्लम से अटैच होती है, कोई दूसरी प्रॉब्लम तीसरी प्रॉब्लम से अटैच होती है, क्योंकि हमारी बॉडी करती तो कम्बिनेशन में ही काम है। ऐसा तो है नहीं कि डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, किडनी वाला सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कई बार लीवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, उनमें भी गैस्ट्राइटिस होता है। तो जब पेशेंट की डिटेल ली जाती है, पर्सन की डिटेल लेते हैं, तब पता चलता है कि एग्जैक्ट कॉज है क्या, कि उसको अगर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि मैंने ये वाले कारण बनाए तो यही कारण हो सकते हैं गैस्ट्राइटिस होने के, इसके अलावा पता नहीं कितने कारण हो सकते हैं। बट वो डिपेंड करता है उनकी हिस्ट्री के ऊपर कि उनका पिछला लाइफस्टाइल कैसा रहा है, उनकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, वो किस तरह से सोचते हैं। तो जब पेशेंट से बात करते हैं तभी पता चलता है। ऐसा नहीं कि आपने गैस्ट्राइटिस की वीडियो देख ली, आप देख लो ये 6 कारण है तो ये 6 कारण है तो गैस्ट्राइटिस के अलावा कोई कारण नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। जेनेटिक फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो रोल प्ले करते हैं हर प्रॉब्लम में, सिर्फ गैस्ट्राइटिस में नहीं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।